हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसी साझेदारी संस्था में नए साझेदार के प्रवेश के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ क्या हुआ। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि साझेदारी संस्था में जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या वो 2 है, जबकि अधिकतम कितनी है, 50 है। ठीक है, तो अगर कोई साझेदारी संस्था चाहती है कि उसकी फर्म का विस्तार हो, वो आगे और उन्नति करे, तो वो क्या करती है, या फिर कोई अगर दूसरा व्यक्ति, बाहरी कोई दूसरा व्यक्ति फर्म में साझेदार बनना चाहे तो क्या होता है कि वो अतिरिक्त पूंजी लगा करके, या फिर उसकी कुछ अलग से कुशलता होती है, प्रबंधकीय योग्यता होती है, या फिर जो भी तकनीकी ज्ञान हो गया, उसके आधार पे वो क्या करता है, फर्म में प्रवेश करता है। ठीक है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं नए साझेदार का प्रवेश। यानी कि हमारी एक फर्म स्टार्ट है। ठीक है, मान लीजिए 1 जनवरी 2020 से कोई फर्म स्टार्ट है और आज है मान लीजिए 2023। ठीक है, 1 जनवरी 2023 आज की डेट है और हमारी फर्म स्टार्ट कब है, 1 जनवरी 2020 से। अब हमारी फर्म चालू हो गई। चालू होते टाइम इस फर्म में हमारे पास 11 साझेदार थे। अब क्या हुआ कि जब हम लोग 1 जनवरी 2023 तक पहुँचे तो हमें ऐसा लगा कि हमें कोई और व्यक्ति और साझेदार फर्म में चाहिए जिसके पास जो अतिरिक्त पूंजी लगा सके, या फिर उसके पास तकनीकी ज्ञान हो, कुशलता हो कुछ। तो फर्म क्या करेगी, फर्म में जो भी साझेदार है वो अपनी आपसी सहमति से, ये ध्यान रखिएगा कि प्रवेश जो है साझेदार का, दूसरे साझेदार का प्रवेश, वो जो विद्यमान साझेदार होते हैं उनकी आपसी सहमति से ही हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी साझेदार जब आपस में सहमत होते हैं तो ये अपनी आपसी सहमति से किसी एक साझेदार को क्या करते हैं, या फिर और 2 या 2 से अधिक साझेदार को व्यवसाय में प्रवेश देते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं नए साझेदार का प्रवेश। यानी कि चलती हुई संस्था में बीच में कोई साझेदार आता है तो उसे हम लोग कहते हैं नए साझेदार का प्रवेश। अब जब नया साझेदार हमारा फर्म में प्रवेश करता है तो उसको क्या होता है कि कुछ लेखांकन से संबंधित कुछ चीज़ों को हमें ध्यान देना रहता है। कुछ समस्याएं हमारी लेखांकन में आती हैं जिन्हें हमें सही करना पड़ता है ताकि नए साझेदार और पुराने साझेदार दोनों के प्रति न्याय हो सके। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी वो लेखांकन समस्याएं हैं। तो हमारी लेखांकन समस्याएं अगर देखी जाए तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो ये आता है नए लाभ हानि का अनुपात। नए लाभ हानि की गणना। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि अभी तक तो जो साझेदार थे, विद्यमान साझेदार थे, वो अपनी किसी दूसरे अनुपात में क्या कर रहे होंगे, अपना जो भी लाभ है या फिर हानि है उसे बांट रहे होंगे। लेकिन जब एक नया साझेदार आ जाता है तो क्या होगा कि उस साझेदार का भी तो लाभ में हिस्सा पड़ेगा। तो उसके लिए अब क्या करना होगा, सभी साझेदारों को मिल करके, यानी कि अगर मान लीजिए एक साझेदार यहाँ पे एंट्री किया तो अब टोटल कितने हो गए, 12 साझेदार हो गए। पहले जो रेशियो होगा वो 11 साझेदार का हो रहा होगा, तो वो उनके हिसाब से होगा। अब क्या होगा, अब 12 साझेदार के हिसाब से रेशियो बनेगा, तो हमें नए लाभ हानि अनुपात की गणना करनी पड़ती है। दूसरा, त्याग अनुपात की गणना। ठीक है, त्याग अनुपात की गणना। अब आप सोचेंगे त्याग अनुपात की गणना क्या हुई। त्याग अनुपात का मतलब ये हुआ कि देखिए, पहले 11 अगर मान लीजिए जैसे कि एक एप्पल है। ठीक है, ये जो भी बना हो, ठीक है, ये एक एप्पल है। यहाँ पे फर्म में पहले 3 लोग थे, मान लीजिए कि 2 लोग थे। ठीक है, तो इस एप्पल को अगर 2 लोग को खाना है तो वो क्या करेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे। देखिए, ये हो गया। लेकिन अब मान लीजिए कोई तीसरा आया तो अब उसे भी इस एप्पल में हिस्सा चाहिए। तो अब क्या करना होगा, ये जो एक एप्पल है, ठीक है, ये जो एक एप्पल है, तो जो ये ए है और ये बी है मान लीजिए, तो ए क्या करेगा, अपना कुछ हिस्सा कम कर देगा, तो ये ए का हो गया। बी क्या करेगा, अपना कुछ हिस्सा कम कर देगा, तो ये बी का हो गया। तो अब इन दोनों ने जो हिस्सा अपना अपना छोड़ा, उन दोनों को मिला करके ये तीसरा हिस्सा किसका हो गया, सी का हो गया। तो ये जो ए ने छोड़ा है अपना हिस्सा और बी ने जो अपना हिस्सा छोड़ा, उसी को हम लोग कहते हैं त्याग करना। और इनका जो रेशियो होगा अपना हिस्सा छोड़ने का, उसे ही हम लोग कहते हैं त्याग अनुपात की गणना करना। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा कि जब एक चीज़ को 2 लोग बांट रहे हैं, उसमें में कोई तीसरा आता है तो तीसरे को देने के लिए वो दोनों क्या करते हैं, अपने अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं ताकि तीसरे को मिल सके। तो उसे ही हम लोग कहते हैं त्याग अनुपात। तो उसकी गणना भी हमें करनी होती है। और फिर उसके बाद तीसरा जो है कि फर्म की जो भी संपत्तियाँ होती हैं, ठीक है, पहले की जो भी संपत्तियाँ होती हैं और दायित्व होते हैं, उनका फिर से मूल्यांकन यानी पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। ये जानने के लिए कि इस टाइम पे जब वो नया साझेदार व्यवसाय में आया है तो उस टाइम पे उन सभी संपत्तियों की रियल वैल्यू, उन सभी दायित्वों की रियल वैल्यू क्या है, ये जानने के लिए हमें इस फर्म की संपत्ति और दायित्व का फिर से मूल्यांकन करना पड़ता है। उसके बाद जो चौथा है वो होता है कि फर्म के जो भी संचय हैं, ठीक है, संचय हैं या फिर अवितरित लाभ हैं, इन सभी का अवितरित लाभ, ये सभी का क्या होता है, हस्तांतरण करना पड़ता है। यानी कि जिसके हिस्से में जो आता है उसे फर्म को बांटना पड़ता है। ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें वो अभी हम आपको आगे बाद में बताएंगे। फिर पांचवा देखा जाए तो जो भी कृत्रिम संपत्ति जैसे कि कॉपीराइट हो गया और प्रारंभिक व्यय, जो ये सारी होती हैं, उनका अपलेखन करना पड़ता है। यानी कि उन्हें ख़त्म करना पड़ता है, संपत्तियों को, ये भी करना पड़ता है। और फिर जो पूरा नए साझेदार के आधार पर पूंजी की गणना की जाती है। पूंजी गणना 2 तरीके से होती है। ठीक है,
नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदार की पूंजी की गणना होती है, या फिर पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदारों की पूंजी की गणना होती है। तो इसी तरीके से और एक लास्ट है हमारा कि संयुक्त जीवन बीमा पत्र की भी हम लोग को गणना करनी पड़ती है, समायोजन करना पड़ता है। ठीक है, ये आपको अभी आगे आएगा, यानी कि अगर पार्टनर्स ने या फिर फर्म ने कोई पॉलिसी अपने नाम की खोली होगी तो उस पॉलिसी का भी तो वितरण करना होगा ना, अगर कोई नया साझेदार आ जाता है तो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक करके आपको आगे हम बताते जाएंगे कैसे कैसे करनी है। तो ये सारी समस्याएं, लेखांकन की समस्याएं जब कोई नया साझेदार आता है तो हमारे व्यवसाय में आती हैं, और इन सभी समस्याओं को निपटारा कैसे होता है तो वो आपको आगे बताएंगे हम। अब जो हमारा यहाँ पे सबसे मेन जो जानने वाली चीज़ है वो है कि ये जो नया लाभ हानि अनुपात है और त्याग अनुपात है, इसकी गणना किस प्रकार की जाती है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हालांकि विभिन्न स्थितियों में अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, लेकिन जो एक एग्जैक्ट फॉर्मूला लास्ट में, उसी फॉर्मूले को ही आपको अपनाना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला हम इन दोनों का आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो आइए देखते हैं। तो वो फॉर्मूला जो है वो है कि नया लाभ हानि अनुपात इज इक्वल टू होता है पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस त्याग अनुपात। ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अगर हम लोग लिखा जाए तो न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब दूसरा जो है वो है त्याग अनुपात। त्याग अनुपात अगर हमें निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस नया लाभ हानि अनुपात। ठीक है, ये है त्याग अनुपात का। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड पीएल रेशियो माइनस न्यू पीएल रेशियो। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को ये काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। तो इसी के इस पर जो हमारे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और हमारे बुक्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये जो नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात है, इन्हें निकालने की बहुत सारी स्थितियाँ होती है। वो कौन कौन सी स्थिति होती है और किस स्थिति में किस तरीके से इनकी गणना की जाती है, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।